Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start chapter number 5 of class 6th history. The name of this chapter is Kingdoms, Kings and Early Republic. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट में कुछ लोग जो है बड़े बड़े किंग्स या रूलर्स कैसे बने और किस तरीके से उन्होंने जो है अपने किंगडम्स को एक्सपेंड किया। तो थोड़ा सा हम पहले चैप्टर नंबर 4 को रिकॉल करते हैं कि वहाँ पर हमने रीड आउट किया था ऋग्वेदा में जिन राजास को मेंशन किया गया है उन राजा को जो आम लोग होते थे वही लोग जो है अपने बीच में से किसी एक चीफ को चूज करते थे और जो पर्सन वाइज ब्रेव और स्किल्ड वॉरियर होता था उसी को वो अपना चीफ चूज करते थे। ओके, इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो राजा होते थे वो आम लोगों के पीछे रहते थे, इनका कोई अपना अलग से पैलेस नहीं होता था और ना ही इनकी कोई कैपिटल सिटी होती थी और ना ही ये लोग अपने पास वेल्थ को इकट्ठा करते थे। जो भी बैटल में युद्ध में वो लोग वेल्थ को जीतते थे कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते थे, कुछ प्रिस्ट को दे देते थे, कुछ आम लोगों में डिवाइड कर देते थे और कुछ जो है सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के लिए रखते थे। ये तो हो गया वो राजा जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किए ऋग्वेदा के टाइम पर थे। लेकिन लेटर हमने देखा कि कुछ जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल बन गए, उन्होंने अपने किंगडम को भी एक्सपेंड कर लिया और उनके पास बहुत ज़्यादा धन भी था, वेल्थ भी थे। तो ये सब कैसे हुआ यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इलेक्शन डे, जो आजकल हम देख रहे हैं। आजकल इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम वोट कास्ट करके अपने रूलर्स को चूज करते हैं, बट पास्ट में तो ऐसा नहीं होता था। तो आज जो है इलेक्शन डे है। शंकरन जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर इस चैप्टर में यूज किया गया है, वो उठता है और देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रेडी हैं और वोट डालने के लिए जा रहे हैं। वो लोग जो हैं सबसे पहले पुलिंग बूथ पर पहुंचना चाहते थे। अब शंकरन ये जानना चाहता था कि ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों है वोट कास्ट करने के लिए। तो समवट इम्पेशेंटली शंकरन के ग्रैंडफादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे। आज हम जो है अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न एरा है जहाँ पर हम वोट कास्ट करके अपने रूलर्स को चूज करते हैं, बट पास्ट में ऐसा नहीं होता था। तो पास्ट में कुछ लोग जो है बड़े बड़े रूलर्स कैसे बने, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। वोट कास्ट करके अपने रूलर्स को, लीडर्स को चूज करना ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये नियर अबाउट 50 ईयर्स या फिर जो है उससे कुछ साल पहले ही जो है स्टार्ट हुआ है। लेकिन पास्ट में ये लोग जो है बड़े बड़े रूलर्स कैसे बने, क्योंकि पास्ट में तो वोट कास्ट होती ही नहीं थी। तो ये लोग रूलर्स कैसे बने, कुछ राजास के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो आम लोग होते थे वही इन राजास को चूज करते थे। लेकिन नियर अबाउट 3000 ईयर्स अगो ये जो राजा को चूज करने का सिस्टम था वो जो है पूरी तरीके से अलग हो गया था। अब क्या होता था, कुछ राजास जो है कुछ सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे और इन सेक्रीफाइसेस यज्ञों में कुछ ऐसे रिचुअल्स को वो परफॉर्म करते थे जिसकी हेल्प से वो पावरफुल बने और उन्होंने जो है अपने किंगडम को भी एक्सपेंड कर लिया। और उन रिचुअल्स में से जो सबसे मेन रिचुअल था वो था अश्वमेधा और यू कैन से हॉर्स सैक्रिफाइस रिचुअल। इसमें क्या होता था कि एक राजा ये अश्वमेधा रिचुअल करता था, मीन्स यज्ञ को परफॉर्म करता था जिसमें अश्वमेधा किया जाता था। वो अपने किसी एक हॉर्स को खुला छोड़ देता था और ये हॉर्स राजा के लोगों के द्वारा गाइड किया जाता था। अब ये हॉर्स फ्री होता था किसी भी किंगडम में जाने के लिए। अब जिस राजा के किंगडम में ये हॉर्स जाता, अगर वो राजा इस हॉर्स को रोक लेता था तो उसको जो है उस किंग से जो कि अश्वमेधा यज्ञ कर रहा होता था उससे फाइट करनी होती थी। और अगर वो नहीं रोकता था तो वो राजा जो है यज्ञ में इनवाइट कर लिया जाता था। मीन्स वो राजा ये एक्सेप्ट कर लेता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए उसके बाद जो है उसको सेक्रीफाइस में इन्वाइट कर लिया जाता था। ये जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो कुछ जो है स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, जिनको बाद में सेक्रीफाइस के बाद जो है कुछ गिफ्ट्स के द्वारा रिवॉर्ड किया जाता था। जो राजा इस सेक्रीफाइस को करता था वो पावरफुल समझा जाता था और सभी जो दूसरे इनवाइटेड राजा होते थे वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे। ओके, राजा जो है इस रिचुअल का सेंटर फिगर होता था। ही हैड अ स्पेशल सीट, उसकी एक स्पेशल सीट होती थी। ये एक थ्रोन या फिर टाइगर स्किन पर उसको बैठा दिया जाता था। उसका जो चैरियोटर होता था, यानी कि जो उसका सारथी होता था, जो कि युद्ध में उसका कंपेनियन होता था, उसके रथ को चलाता था। इस यज्ञ के टाइम पर उसने जो जो भी चीज़ें यज्ञ में विटनेस की उन सब चीज़ों को वो क्या करता था, एक्सप्लेन करता था। मीन्स राजा की जो ग्लोरी की कहानियाँ थी उन्हें एक्सप्लेन करता था। इसके साथ साथ किंग के कुछ जो रिलेटिव्स, स्पेशली उसकी जो वाइफ और सन होते थे, वो भी जो है कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और दूसरे जो राजा जिन्हें इनवाइट किया जाता था, यानी कि जिनके किंगडम में वो हॉर्स जाता था, वो सिंपली स्पेक्टेटर्स होते थे। वो जस्ट अपनी सीट पे बैठते थे और इस पूरे सेक्रीफाइस को देखते रहते थे।
प्रीस्ट जो है क्या करता था, इन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करता था, इन रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। उसमें क्या क्या होता था कि वो राजा के ऊपर सेकर्ड वाटर को स्प्रिंकल करता था। कुछ ऑर्डिनरी लोग जैसे कि विश या हम वैश्य कह सकते हैं, वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, और कुछ लोग जिन्हें शूद्रा कहा जाता था, ये हम लेटर अभी डिस्कस करेंगे कि वैश्य और शूद्र कौन होते थे, वो भी जो है इस रिचुअल के टाइम पर राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते थे। तो इस तरीके से एक तो तरीका ये था जिस तरीके से राजाओं ने जो है अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। मीन्स वो लोग यज्ञ करते थे, इस यज्ञ को कहा जाता था अश्वमेघ यज्ञ, और इसमें वो लोग जो है अपने घोड़े को खुला छोड़ते थे। ये घोड़ा जहां भी जाता था उस किंगडम को जो है अश्वमेघ करने वाला राजा अपने राज्य में मिला लेता था। ओके, अब हम बात करते हैं उस टाइम की सोसाइटी की। उस टाइम की सोसाइटी को जो है 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इन पार्ट्स को कहा जाता था वर्नास। ओके, We have many books that were composed in नॉर्थ इंडिया। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई, स्पेशली वो एरिया जहाँ पर गंगा और यमुना रिवर जो है ड्रेन करती हैं, मीन्स गंगा और यमुना रिवर जो है बहती हैं, वहाँ पर इस पीरियड में, इस टाइम पर बहुत सारी बुक्स को कंपोज किया गया था। इन बुक्स को बाद में जो है लेटर वैदिक कहा गया, क्योंकि ये सभी की सभी बुक्स जो है ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई थी, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। और इसमें क्या क्या थी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। तो सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद 3 और वेद कंपोज किए गए, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। क्योंकि ये बाद में कंपोज किए गए थे तो इन बुक्स को जो है वैदिक बुक्स कहा गया। इसके साथ साथ कुछ और दूसरी बुक्स को भी कंपोज किया गया था। ये बुक्स जो है प्रिस्ट्स के द्वारा कंपोज की जाती थी। ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि जितनी भी हाइम्स होती थी, ये सभी की सभी हाइम्स जो है प्रिस्ट लोगों के द्वारा लिखी जाती थी, और इनमें जो है रिचुअल्स परफॉर्म किस तरीके से किए जाएं इसको जो है डिस्क्राइब किया जाता था। मीन्स जो भी यज्ञ के टाइम पर जो रिचुअल्स होंगे या फिर सोसाइटी में जो भी प्रैक्टिस की जाएंगी, उन सबको जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता था। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या रूल्स होंगे इसके बारे में भी इन बुक्स में लिखा जाता था। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। इस टाइम पर बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे सेवरल ग्रुप्स थे, जहाँ पर प्रिस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल हुआ करते थे। कुछ प्रिस्ट और जो वॉरियर्स थे वो रिच थे, और कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच थे। इसके अलावा कुछ लोग जैसे कि हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, ये सभी लोग जो हैं पुअर हुआ करते थे। मीन्स रिच और पुअर का डिफरेंस उस टाइम पर भी था। प्रिस्ट और वॉरियर्स, फार्मर्स और कुछ ट्रेडर्स, ये लोग जो है अमीर हुआ करते थे, लेकिन जो क्राफ्ट पर्सन्स, हर्डर्स, लेबरर्स, फोक, फिशिंग फोक, हंटर्स, गैदरर्स हुआ करते थे, ये सब कौन हुआ करते थे, पुअर लोग हुआ करते थे। अब जो प्रिस्ट थे, इन्होंने सभी लोगों को जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और इन 4 ग्रुप्स को कहा गया वर्णास। अकॉर्डिंग टू दैम ईच ग्रुप का, हर एक ग्रुप का अपना एक डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट काम होता है, और उसको वही करना चाहिए, इसके अलावा उन्हें नहीं करना चाहिए। लाइक सबसे पहले ब्राह्मणों ने जो है अपने आप को रखा। मीन्स ब्राह्मणों ने इसको क्या बेस दिया कि हम सब जो है भगवान की बॉडी से पैदा हुए हैं। लाइक ब्राह्मण जो है उसके सिर से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए हैं, तो इसीलिए इसी अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने आप को नंबर 1 पर रखा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हम लोग जो हैं गॉड के सिर से, माथे से पैदा हुए हैं, तो इसीलिए फर्स्ट जो प्लेस आता है वो ब्राह्मणों का होता है। ब्राह्मण जो है वेदों को पढ़ते थे और सिखाते भी थे। राजा के जो बच्चे होते थे, स्पेशली जो सन होते थे, उन्हें सिखाते थे, और इसके साथ साथ ये लोग जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे और गिफ्ट्स को रिसीव करते थे। सेकेंड नंबर पर जो है वो होते थे रूलर्स, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और ये माना जाता था कि जो क्षत्रिय हैं वो गॉड की भुजाओं से यानी कि आर्म से पैदा हुए हैं, और इसीलिए ये लोग शक्तिशाली भी होते हैं, और इनका मेन काम होता था बैटलफील्ड्स में फाइट करना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। ओके, क्योंकि भुजाओं से, आर्म से ये लोग पैदा हुए, तो इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग भी समझा जाता था। जो थर्ड थे वो थे विश और वैश्य। ये लोग जो है कौन कौन थे, फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स हुआ करते थे। कुछ अमीर फार्मर्स, ट्रेडर्स और हर्डर्स हुआ करते थे। बोथ क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही जो है सेक्रीफाइसेस कर सकते थे, मीन्स यज्ञ को कर सकते थे। लास्ट जो वर्णा था वो था शूद्रा, जिसका काम था ऊपर वाले तीनों ग्रुप्स की सेवा करना, मीन्स उनको सर्व करना, और ये लोग किसी तरीके का कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ओके, सो इस तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ करते थे, वेदों को पढ़ते थे और सिखाते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो बैटलफील्ड में लड़ाई करते थे। जो वैश्य होते थे उनमें जो है फार्मर्स और हर्डर्स एंड ट्रेडर्स हुआ करते थे।
क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही जो है यज्ञ कर सकते थे। जो चौथा वर्ण था उससे समझा जाता था कि ये भगवान के पैरों से पैदा हुआ है, इसीलिए इसका जो काम है वो क्या है, ऊपर वाले तीनों की तीनों वर्णों की सेवा करना। ओके, इसके साथ साथ जो विमेन होती थी वो भी जो है शूद्रा वाले ग्रुप में रखी जाती थी। मीन्स विमेन और शूद्रा दोनों ही जो है ना तो वेदों को पढ़ सकते थे और ना ही किसी तरह के जो है रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते थे। प्रिस्ट का ये कहना था कि हर एक जो ग्रुप डिसाइडेड होता है वो बर्थ के बेस पे ही डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ब्राह्मण के मदर और फादर ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली जन्म के बाद उनका बच्चा जो है एक ब्राह्मण ही होगा। ओके, इसके साथ साथ इन 4 वर्णास के साथ उन्होंने जो है एक और ग्रुप बनाया जिसको वो लोग अनटचेबल कहते थे। ये लोग क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे। साथ साथ ये लोग जो है बैरियल्स और क्रिमिनेशंस का काम भी किया करते थे। मीन्स लोगों को दफनाया और जलाने का काम भी जो है अनटचेबल्स ही करते थे। और प्रिस्ट लोगों का ये कहना था कि अनटचेबल्स अगर हमारे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो हम लोग पॉल्यूट हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से पूरी सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और एक और छोटा सा पार्ट बनाया गया था जिसको अनटचेबल्स कहा जाता था। अब हर कोई जो है इन सब को फॉलो नहीं करता था। बहुत सारे लोगों ने वर्ना का जो ये सिस्टम था इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपने आप को रख लिया है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं। जो शूद्र होते थे वो तो किसी कैटेगरी में आए ही नहीं, मीन्स वो किसी तरीके का कोई काम ही नहीं कर सकते थे। और इवन अनटचेबल्स को तो ये लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो जो शूद्र और अनटचेबल्स होते थे, ऐसे लोग या फिर जो कुछ बड़ी जाति के लोग भी होते थे, उन्होंने जो है इस वर्णा सिस्टम को जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया। कुछ राजा सोचते थे कि वो लोग जो है प्रिस्ट से ज़्यादा सुपीरियर हैं, मीन प्रिस्ट लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को नंबर 1 पे रखा। उन्होंने कहा कि हम प्रिस्ट लोगों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो क्यों प्रिस्ट नंबर 1 पे होने चाहिए, हम ही नंबर 1 पे होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना था कि जो ये वर्ण डिसाइड किए हैं ये बर्थ के बेस पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये जिस पर्सन के अंदर जैसी क्वालिटी होती है उसी बेस पे होने चाहिए। बिसाइड्स कुछ लोगों का मानना था कि देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंगेस्ट पीपल बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन के बेस पे भी जो है लोगों के बीच में किसी तरीके के कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। दूसरे कुछ लोगों का मानना था कि हर किसी को अधिकार है रिचुअल्स को परफॉर्म करने का। अब ब्राह्मणों ने तो कह दिया ना तो शूद्र, ना ही विमेन, ना ही अनटचेबल जो है किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करेंगे। बट कुछ लोगों का मानना था कि हर एक पीपल को, हर एक पर्सन को अधिकार है हर तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म करने का। एंड अदर्स, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस थी जो ब्राह्मणों ने वहाँ पर बनाई थी उसकी भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो अनटचेबल हो, सभी लोग जो है भगवान के द्वारा सभी को जन्म दिया गया, तो अनटचेबल जैसा कोई सिस्टम सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कुछ ऐसे एरिया भी थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर किसी तरह का कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होते थे, मतलब इतने नहीं थे लेकिन बहुत ही कम थे। और ना ही यहाँ पर प्रिस्ट लोगों का कोई इन्फ्लुएंस था। अब प्रिस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं था तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि ये सारा का सारा वर्णा वाला जो सिस्टम था वो प्रिस्ट ने बनाया हुआ था। तो ऐसे एरिया जहाँ पर प्रिस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं था तो वहाँ पर वर्णा सिस्टम भी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता था या फिर माना नहीं जाता था, और वहाँ पर किसी तरह के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी सोसाइटी में नहीं थे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जनपद। अभी तक हमने पढ़ा जन के बारे में, यानी कि लोगों के बारे में, और लोग जो है अपने कुछ रूलर्स को डिसाइड करते थे या फिर कुछ रूलर्स जो है बड़े बड़े राजा बन गए। अभी हमने तरीका पढ़ा कि किस तरीके से वो लोग जो है राजा बने। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनपद। जन का मीनिंग होता है लोग, और पद संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फुट, पैर। ओके, तो जो राजा जिन्होंने जो है ये बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म किए वो जाने पहचाने राजा बन गए, रिकॉग्नाइज्ड किंग्स बन गए थे। और अब ये लोग जो हैं जन के राजा नहीं थे, ये किसके राजा थे, जनपद के राजा थे। जनपद का लिटरेरी मीनिंग होता है जन, द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट, जहाँ पर जन लोग अपने पैर को रखते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। जहाँ पर वो लोग अपने पैर को रखते हैं और सेटल हो जाते हैं उसे ही जनपद कहा जाता है। अगर हम इस वर्ड को ही देखें तो इसी के अंदर इसका मीनिंग छिपा हुआ है। जन मीन्स पीपल और पद मीन्स पैर। सो लोगों ने जहाँ पर अपना पैर रखा और उस जगह पर वो सेटल हो गए तो इट मीन्स उस लैंड को, उस प्लेस को कहा गया जनपद। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद जो है मैप नंबर 4 में पेज नंबर 49 में शो किए गए हैं, वहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे उनको। आर्कियोलॉजिस्ट ने नंबर्स ऑफ जनपद्स को एग्जाविट किया और वहाँ पर उन्हें जो है बहुत सारी चीज़ें मिली और उनमें से उन्हें ये
वेयर भी मिला है, ये बर्तन भी मिला है। इन वेयर्स को कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर्स। जो ये पेंटेड ग्रे वेयर्स मिले हैं, इनमें स्पेशली इन्हें प्लेट्स और बॉल्स ही मिले हैं। ओके, ये बहुत ही फाइन टच के और बहुत ही स्मूथ और नाइस तरीके से बनाए हुए हैं। तो ऐसा समझा जाता है शायद ये लोग क्या करते थे, ये जो बर्तन होते थे, ये जो ग्रे वेयर होते थे, इनको जो है कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को खाना सर्व करने के लिए ही यूज़ करते थे। मीन्स कॉमन डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ नहीं होता था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे जनपद को एग्जावेट किया है। उनमें से कुछ हैं पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ और अत्रनखेरा इन एटा। सो जो लास्ट टू हैं हस्तिनापुर और अतरंजी खीरा, ये दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश में आज भी हैं। ओके, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन प्लेसेस को एग्जावेट किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो आम लोग रहते थे वो हट्स में रहा करते थे और इनके जो ऑक्यूपेशन थे वो थे फार्मिंग एंड क्रॉप्स ग्रोइंग। ओके, मीन्स फार्मिंग करते थे, फार्मिंग एंड एनिमल रेयरिंग इनके ऑक्यूपेशन थे। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि केटल, इसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी ये लोग रेयर करते थे। और ये कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते थे? राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगरकेन, सिसमे एंड मस्टर्ड, इन क्रॉप्स को ग्रो करते थे। तो क्या देखा कि ये लोग हट्स में रहते थे और इनके दो मेन ऑक्यूपेशन थे, एनिमल रेयरिंग एंड फार्मिंग। दे मेड अर्थन पोट्स, इसके साथ साथ वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें से कुछ जो है ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। स्पेशल टाइप की पोट्री यहाँ पर मिली है जिसको कि पेंटेड ग्रे वेयर कहा गया है। अभी हमने इसकी पिक्चर भी देखी, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये जो पेंटेड ग्रे वेयर्स होते थे, यहाँ इन्हें जो है इन पर ऑब्वियसली क्या होता था कि या तो सीधी लाइन में इन पे कुछ डेकोरेशन किया जाता था या फिर इन पे जो है कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, जिन जियोमेट्रिक पैटर्न से जो है इनकी डेकोरेशन की जाती थी। ओके, सो दैट इज अबाउट जनपद। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है महाजनपद। जनपद जहां पर लोगों ने अपना पैर रखा और सेट हो गई। महाजनपद मतलब कि जब इस एरिया को एक्सपेंड किया गया तो उसे कहा गया महाजनपद। नियर अबाउट 2500 ईयर्स अगो कुछ जनपद जो है वो इंपॉर्टेंट बन गई दूसरों से, यानी कि उन्होंने और ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया और अपने एरिया को एक्सपेंड किया। तो ये जनपद जो है इंपॉर्टेंट बन गए थे और उन्हीं को जो है महाजनपद के नाम से पुकारा गया। कुछ महाजनपद की फोटोज, कुछ महाजनपद को जो है मैप नंबर 4 में लोकेट किया गया है। हर एक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी। कुछ के जो है यहाँ पर फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी कि जितना भी वो एरिया होता था उस एरिया के चारों तरफ ये लोग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार बना देते थे। दिस मीन दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। वो अपने एरिया के चारों तरफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन से बनी हुई एक दीवार बनाते थे। तो यहाँ पर जो है कुछ महाजनपद के बारे में दिया हुआ है, लाइक गांधार, पांचाल, कोसला, वैशाली, अवंती, मगधा। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, तो दूसरे जनपद से भी ज़्यादा एक्सपेंड हुए थे। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। फोर्ट्स जो किले बनाए जाते थे वो शायद इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि ये जो किंग होते थे वो दूसरे किंग के अटैक से डरते थे, या फिर जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए, मीन्स कहीं दूसरा कोई किंग जो है उनके ऊपर अटैक ना कर दे, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये लोग जो है फोर्ट्स बनाते थे, बड़ी बड़ी दीवार बनाते थे। ओके, और कुछ रूलर्स शायद इसीलिए ये दीवारें बनाते थे क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने रिच और कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। ये पॉइंट जो है हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ शायद वो इसीलिए ही बनाते थे, बट आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद इसीलिए वो लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे कि शायद वो दिखाना चाहते थे कि भाई वो कितने रिच और पावरफुल हैं। ओके, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, स्पेशली जो लार्ज और टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स होती थी सिटी के चारों तरफ, इन सबको बनाने के लिए जो है एक स्पेशल प्लानिंग की जरूरत थी। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड, स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत थी। और ये जो दीवारें होती थी, इन दीवारों के अंदर की जो लैंड होती थी तो उस पर राजा जो है कंट्रोल इजीली कर सकता था, इसीलिए भी जो है चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी। तो इस चारों तरफ दीवार को बनाने के 3 और 4 रीजंस थे। पहला रीजन था अपने आप को दूसरे किंग्स के अटैक्स से बचाने के लिए, अपने आप दूसरा था प्रोटेक्ट करने के लिए, तीसरा था दूसरे किंग्स को ये दिखाने के लिए भी हाँ वो कितने रिच और पावरफुल हैं, ये शो करने के लिए, और जो फोर्थ हमारा जो रीज़न था वो ये था कि भाई हाँ जो अंदर का एरिया होता था उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता था। ओके, बिल्डिंग जैसे कि अब जो बड़ी बड़ी वॉल हैं इनको बनाने के लिए एक ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग की जरूरत थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स जो है लगते थे इन वॉल्स को प्रिपेयर करने में। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लेबर की यहाँ पर ज़रूरत थी। तो थाउजेंड्स ऑफ मैन, वीमेन और चिल्ड्रन ने इन ग्रेट वॉल्स को बनाने का काम किया और अलग अलग प्लेसेस से जो है इनके रिसोर्सेज को भी लेकर आया जाता था। यू कैन सी दिस ह्यूज वॉल, और ये जो वॉल है ये द फोर्टिफिकेशन वॉल एट
काशकुंभी की ये वॉल है। और इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है आज के उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की दीवार है। ओके, अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली मेड 2500 ईयर्स अगो। इसको जो है प्रोबेबली 2500 ईयर्स अगो ही बनाया गया। अब ये जो नए राजा बने महाजनपद के, इन्होंने जो है अपनी आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया था। कुछ राजा जो हैं सोल्जर्स को रेगुलर पेड यानी कि सैलरी देते थे और पूरा साल उनको मेंटेन करके रखते थे। मीन्स एक बार जो सोल्जर चूज कर लिया जाता था, फिर जो है पूरा साल उसको जो है रेगुलर सैलरी दी जाती थी। इनमें से कुछ जो पेमेंट की जाती थी वो पंच मार्क्ड कॉइन्स के द्वारा की जाती थी, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में रीड आउट करने वाले हैं। तो ये तो हो गया महाजनपद के बारे में कि महाजनपद किस तरीके से बने। मीन्स जो जनपद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जिन्होंने अपने किंगडम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, वो महाजनपद बन गए थे। अब ये लोग जो है अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज रखते थे, बड़े बड़े फोर्स बनाते थे, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन भी था। ये सब कैसे आया वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस पार्ट। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।